जय हिंद दोस्तों, आपका एक और नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजा भैया की। राजा भैया के बारे में आपको पता ही होगा, कुंडा से 7 बार के विधायक, जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दोस्तों, इस समय 2024 का लोकसभा चुनाव चल ही रहा है, आप सबको मालूम ही है। 6 चरणों का चुनाव हो चुका है, आखिरी चरण बाकी है। दोस्तों, थोड़ा हम पीछे चलते हैं। अभी आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव हुए थे। राज्यसभा के चुनाव में एक सीट पर पेच फंस गया था। समाजवादी पार्टी को 2 से 3 विधायकों की ज़रूरत थी, उधर भाजपा को भी थी। तो समाजवादी पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे तत्कालीन, नरेश उत्तम पटेल, वो राजा भैया के पास जाते हैं, क्योंकि राजा भैया के पार्टी के 2 विधायक हैं। कुंडा से खुद राजा भैया, बगल की बाबागंज जो विधानसभा है वहाँ से विनोद सरोज उनके विधायक हैं जनसत्ता दल के। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो भी जाते हैं राजा भैया से समर्थन मांगने। और बाद में राजा भैया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पाले में अपनी दोनों वोट राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को दे देते हैं। ये सब आपको सब मालूम ही है। दोस्तों, अब आता है 2024 का लोकसभा चुनाव। बिना किसी शर्त, बिना किसी कंडीशन के राजा भैया ने भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा में समर्थन किया था। अब लोकसभा चुनाव में राजा भैया का जो दबदबा के क्षेत्र माना जाए तो प्रतापगढ़ हो गया, कौशाम्बी हो गया, ये जो इलाहाबाद से सटा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पर राजा भैया का अच्छा प्रभुत्व है। तो दोस्तों, राजा भैया की अभी कुछ दिन पहले बेंगलोर में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह से मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में बंद कमरे की मुलाकात हुई थी 1 to 1। तो उसमें राजा भैया की तरफ से कहा गया कि हमने बिना किसी शर्त के आपको राज्यसभा में समर्थन दिया था। तो राजा भैया चाहते थे कि कौशाम्बी या प्रतापगढ़, इनमें से एक सीट हम गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी जनसत्ता दल को दे दे। लेकिन बात नहीं बनी। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी सीट राजा भैया को देने से मना कर दिया। फिर राजा भैया ने एक कंडीशन ये रखी कि ठीक है, आप सीट नहीं दे रहे तो हम आपका सपोर्ट करेंगे, अगर आप जो कौशाम्बी लोकसभा है वहाँ से जो 2 बार के सांसद हैं, 2014 में जीते थे, 2019 में जीते थे, विनोद सोनकर, कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, कौशाम्बी की सीट है, वहाँ से आप विनोद सोनकर का टिकट काट दीजिए। विनोद सोनकर जो 2 बार से सांसद हैं, उनकी और राजा भैया की पटरी नहीं खाती है। दोस्तों, कई बार उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं राजा भैया के खिलाफ। तो राजा भैया नहीं चाहते थे कि कौशाम्बी लोकसभा से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी विनोद सोनकर को टिकट दे। लेकिन इस शर्त पर भी भारतीय जनता पार्टी नहीं मानी। विनोद सोनकर ने अपना कौशाम्बी से नामांकन कर दिया। उसके बाद जब बेंगलोर की मीटिंग के बाद राजा भैया अपने कुंडा में लौटे तो उन पर लोगों ने पूछा कि आप किसको समर्थन करेंगे। तो राजा भैया ने अपने जो भी उनके पार्टी के जिला अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, जो भी उनके फॉलोवर और पार्टी के कार्यकर्ता, उनके साथ एक मीटिंग करी और उन्होंने ये फैसला लिया कि जो भी उनको चाहने वाले हैं, उनका वोट बैंक है, जो उनको मानते हैं, वो अपनी मर्जी से किसी भी पार्टी को अपना समर्थन दें। राजा भैया की तरफ से कोई किसी पार्टी के लिए समर्थन नहीं है। जिस वोटर को जो प्रत्याशी अच्छा लगे उसको जाके अपनी वोट दीजिए। राजा भैया ने अपना न्यूट्रल गेम खेल दिया, ना वो समाजवादी पार्टी के साथ, ना वो भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब दोस्तों, जिस दिन वोट पड़ रही थी कौशाम्बी में, तो राजा भैया अपना वोट डालने जाते हैं और वोट डालने के बाद कहते हैं कि जो कौशाम्बी के लोकसभा के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। तो इससे उनका इशारा था कि जो उनका वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी की तरफ ही जाए, भाजपा की तरफ उनका झुकाव नहीं था। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, विनोद सोनकर से उनके संबंध अच्छे नहीं थे। कई बार पहले भी ऐसे स्टेटमेंट विनोद सोनकर ने दिए थे जिसकी वजह से उनमें मतभेद थी। कोई नहीं दोस्तों, राजा भैया अपने घर बैठे थे, चुनाव ख़त्म हो गया। अब दोस्तों, जो अपना दल की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनुप्रिया पटेल, जो कि मिर्ज़ापुर की सांसद हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, वो एक रैली को अटेंड करने आई प्रतापगढ़। उन्होंने प्रतापगढ़ में आके कहा कि अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, अब राजा ईवीएम से पैदा होगा। इसका सीधा उनका इशारा जो था वो सीधे राजा भैया के ऊपर था। और उन्होंने कहा कि भ्रम तोड़ दें कि कोई कुंडा वाले कि राजा अब ईवीएम से पैदा हुआ। तो दोस्तों, ये सीधी बात राजा भैया के ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट दिया। राजा भैया के समर्थक और राजा भैया काफ़ी निराश हुए इससे।
और बात यह है कि जब 1947 देश आज़ादी से पहले सारी रियासतें ख़त्म हो गई थी, आज़ादी के बाद भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ कोई राजा है नहीं, लेकिन अनुप्रिया पटेल ने निशाना साधा राजा भैया के ऊपर कि अब राजा ईवीएम से पैदा हुआ। तो क्या ईवीएम से जो विधायक सांसद पैदा होते हैं, मेरा अनुप्रिया पटेल जी से एक सुझाव है, तो लोग चुनाव आयोग ना जीतने के बाद जो सर्टिफिकेट देती है उस पर राजा लिखना शुरू कर दे। विधायक और सांसद जो चुनाव जीतते हैं वो जनता के सेवक हैं अनुप्रिया पटेल जी, वो कोई राजा नहीं है। तो राजा भैया के ऊपर उन्होंने ये कमेंट करा। उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी का एक और घटक दल है सुभाषपा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हैं, ओम प्रकाश राजभर ने भी अनुप्रिया पटेल का समर्थन करते हुए कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में रानियों का ऑपरेशन कर दिया और अब राजा ईवीएम से ही पैदा हुआ। ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल का ये बयान जनसत्ता दल के जो कार्यकर्ता थे, वोटर थे, उनको काफ़ी नाराज़ हुआ और राजा भैया भी काफ़ी इससे नाराज़ हुए। और जो उनका वहाँ का लोग थे, राजा भैया का खाली प्रभुत्व आप माने कुंडा और बाबागंज और प्रतापगढ़ में ही नहीं है, खाली उनका जो वहाँ के पूर्वांचल में क्षत्रिय समाज में आइकन है। और वैसे भी खाली क्षत्रिय समाज ही नहीं, वैसे भी हर बिरादरी के अंदर उनका वोट बैंक है। मैं आपकी जानकारी के लिए दोस्तों बता दूँ, कुंडा से 7 बार के विधायक हैं राजा भैया और मात्र 10% वहाँ क्षत्रिय वोट है। अगर किसी लोगों के दिमाग में ये हो कि राजा भैया जो है क्षत्रिय बिरादरी की वजह से 7 बार से विधायक हैं, तो ये अपनी जो गलत फहमी है दिमाग से निकाल देना। मैं कोई राजा भैया का फॉलोवर नहीं हूँ, जो आप लोग समझें, जो बात सत्य है वही मैं आपको बता रहा हूँ। और जनसत्ता दल जो राजा भैया की पार्टी है उसके बारे में बता दूँ, उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में विधानसभा प्लस विधान परिषद को अगर मिला दिया जाए, रोक दे, जो उत्तर प्रदेश का विधानमंडल है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों को मिलाकर विधानमंडल बनता है, उसमें जो राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी, उससे ज़्यादा कैंडिडेट राजा भैया की जनसत्ता दल पार्टी के हैं। 2 उनके विधानसभा में मेंबर हैं, 1 विधान परिषद में है। टोटल 3 मेंबर हैं उनके उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में। और 2018 में उन्होंने पार्टी का गठन किया था। अब मैं कुछ दोस्तों कुछ तथ्य और आपको बताना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में जाति के नाम पर कई पार्टियाँ हैं, जैसे आप राजभर समाज से ले लीजिए, ओम प्रकाश राजभर एक जातियों की जो पॉलिटिक्स करते हैं, राजभर अनुप्रिया पटेल हो गई, कुर्मियों का उनकी मेनली जो वोट बैंक आ जाता है कुर्मियों का है। उधर आगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप कह सकते हैं जैन चौधरी हो गए, उनका मेन वोट बैंक जो है जाट बिरादरी है। दोस्तों राजा भैया की जो पार्टी है वो अपने बिना किसी गठबंधन के इस बार उनके 2 विधायक हैं। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये जितनी भी पार्टियों का मैंने नाम लिया, सुभाषपा हो गई, अपना दल हो गई, राष्ट्रीय लोक दल हो गई, अगर ये बिना किसी बड़ी पार्टी के गठबंधन के करे, अगर एक भी विधानसभा की सीट जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। लोकसभा में तो आप छोड़ ही दीजिए कि लोकसभा की ये भी कोई भी पार्टी अपने दम पर एक भी सीट निकाल ले, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ। आप याद करिए 2017 का विधानसभा का उत्तर प्रदेश का चुनाव, राष्ट्रीय लोकदल का किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं था, राष्ट्रीय लोकदल खाली बागपत की छपरौली एक विधानसभा जीतने में सफल रही थी, जो कि आज 9 से 10 विधायक हैं राष्ट्रीय लोकदल के कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके। तो मेरा कहने का मतलब ये था, जो भी जाति आधारित लोकल पार्टियां हैं ये बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन करती हैं जब ही अपने विधायक या सांसद जिता पाती हैं। लेकिन जनसत्ता दल के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा, जब से वो पार्टी बनी है, 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ, 2022 में विधानसभा हुआ, 2024 में भी लोकसभा चुनाव है, उसने गठबंधन नहीं किया और अपने बूते 2 विधायक जीतना कोई छोटी बात नहीं है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहाँ जाति बिरादरी की पॉलिटिक्स बहुत हावी है। तो मैं दोस्तों यही कहना चाह रहा था कि ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल, इनके जो स्टेटमेंट आए थे राजा भैया के खिलाफ, इनका एक इस तरह का मैं कह सकता हूँ कि एक कुल्हाड़ी रोड के किनारे पड़ी थी और इन्होंने अपना आप जाके पैर पर रख दिया। अब आप यही देख लीजिए, मिर्ज़ापुर में जनसत्ता दल के जो जिला अध्यक्ष हैं संजय मिश्रा, उन्होंने खुलेआम जाके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए सपोर्ट कर दिया अनुप्रिया पटेल के हराने के लिए। तो ये क्या ज़रूरत थी इस तरह के स्टेटमेंट दे के अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का। नहीं मैं कह सकता कि खैर ज़्यादा प्रभाव पड़े या कम पड़े, ये तो 4 जून ही बताएगी कि किस चीज़ का कितना इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन थोड़ा भी तो कुछ तो पड़ेगा। क्या ज़रूरत थी जब भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ आपका गठबंधन है उसने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, अन्ना राजा भैया की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया, तो अनुप्रिया पटेल जी को, ओम प्रकाश राजभर जी को
स्टेटमेंट देने से क्या मतलब था? सबको पता है इस समय कौन राजा है। भारत एक लोकतांत्रिक कंट्री है, तो कोई राजा नहीं है। और राजा भैया जो 7 बार से वो विधायक जीत रहे हैं, तो वो कोई बूथ कैप्चरिंग से जीत रहे हैं या वो ज़बरदस्ती वोटर्स को अपने पक्ष में वोट डालने के लिए कह रहे हैं? ये तो लोकतांत्रिक देश है, जिसका जहाँ मत है उन्होंने कुछ काम किए होंगे, कुछ उनके ऐसे काम होंगे जिसकी वजह से कुंडा की जो जनता है वो उन्हें 7 बार से विधायक बना रही है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही था कि इस तरह के स्टेटमेंट अगर देने से राजभर की पार्टी, और क्योंकि वो इनका राजा भैया का आप मछली शहर हो गया, जौनपुर हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, घोसी हो गया, ये 4-5 जो लोकसभा की सीट है इन पर उनका प्रभाव है। और खाली क्षत्रिय समाज ही नहीं, बाकी जनरल में भी उनका वोट बैंक है, और एक यूथ जो है उनको अपना आइकन मानता है। तो देखते हैं इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है 7वें चरण की लोकसभा चुनाव पर। बाकी दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, और कमेंट करके बताना कि राजा भैया का कौन सी लोकसभा पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद।